गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो इससे पहले हमने डाइपोल के बारे में पढ़ लिया था कि डाइपोल क्या होता है और उसके कारण हम विद्युत विभव कैसे निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए हमने डायग्राम बना लिया था, डायग्राम को समझ लिया था और डिस्कस भी कर लिया था कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ पर हमने एक डाइपोल लिया है। मैं एक बार फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को ना, कल की तरह, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कलर से आपको सुन नहीं आएगा। अब देखो, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए एक चार्ज प्लस Q यहाँ लिया है और एक चार्ज यहाँ पर थोड़ा सा नीचे रहेगा, ये यहाँ पर इसको ऊपर कर, चलो रहने दो अभी तो फिलहाल के लिए। यहाँ पर हमारे पास A है, पॉइंट A है, ठीक है। हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया और यहाँ पर एक रचना की, यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारे पास एक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से कुछ। अब ये 90 डिग्री है, यहाँ पर हमने थीटा माना था, इसको कुछ सोल्व किया था। सोल्व करने के बाद हम पहुँचे थे लगभग, देखो प्लस Q आवेश के कारण हमने विभव लिखा था KQ/R1। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी थी। फिर हमने आवेश माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव लिखा था φ2 = -Q K/R2। माइनस इसलिए लेगा क्योंकि हमारे पास चार्ज कैसा है, माइनस है। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 2 दिया। फिर हम विद्युत विभव निकाल रहे थे Q पर कुल विद्युत विभव। तो Q पर जो कुल विद्युत विभव है वो हमारे पास सिंपल दोनों विभव को जोड़ना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक अदिश राशि, और अदिश राशि जो होती है उसको हम सिंपल ही जोड़ देते हैं, उसमें कोई घटाना बढ़ाना नहीं होता। सदिश राशियों में हमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं, तो φ = φ1 प्लस का φ2 रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो φ है, यहाँ पर जो हमारे पास φ है वो रहेगा KQ/R1 माइनस KQ/R2। KQ/R1 माइनस KQ/R2 हो जाएगा। यहाँ से KQ और KQ आप कॉमन ले लीजिए तो आपके पास मिलेगा R2 माइनस R1 बटे में R1 R2। और इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिएगा। थर्ड देने के बाद अब हम इसको और सोल्व करेंगे। तो हमने थीटा निकाला था, तो मैंने कल एक डायग्राम बनाया था यहाँ पर, इसको मैं फिर से बना दूंगा। तो ये डायग्राम था और ये हमारे पास अक्ष एक्स अक्ष था और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट P लिया था और इसको हमने मिलाया था पॉइंट P को किसके साथ, ओरिजिन के साथ, मूल बिंदु के साथ। तो ये हमारे पास हो जाता है थीटा। ये हमारे पास क्या होता है, थीटा होता है। और यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ पर है माइनस Q आवेश, यहाँ पर है प्लस Q आवेश। और फिर हमने एक रचना की थी कुछ इस तरह से और इन पॉइंटों को मिलाया था हमने। ये कुछ टेढ़ा मिलेगा तो कोई बात नहीं, इसको आप स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए। और एक ये मिलाया था, इसको भी मैं सीधा कर देता हूँ, कहाँ है पर्सन। तो यहाँ से ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये इसको मत मानिए आप। तो अपने पास ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये O बिंदु है, ये B बिंदु है, ये हमारे पास A पॉइंट था और ये हमारे पास M था और ये L था, कुछ इस तरह से था। अब देखो, हमने जो थीटा माना था वो माना है थीटा, कौन थीटा जो है वो BOP। ये B रहा आपके पास, ये P रहा, O रहा और ये P रहा। तो ये कौन थीटा हमारे पास, ये कौन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज में OBM और OAL भी बराबर होंगे और वो किसके बराबर होंगे, थीटा के बराबर होंगे। B और A मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। जब ये थीटा है तो आप इसमें इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कल हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी BM की, जो कि आया था dy cos थीटा। इक्वेशन नंबर नेक्स्ट दे देंगे जो कि है 4 नंबर, और इसमें से AL निकालेंगे तो AL की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी d/2 cos थीटा। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5।
अब देखिएगा आगे हमारे पास क्या है। अब हमारा जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा कि जो हमारे पास पोटेंशियल आया था, पोटेंशियल हमारे पास आया था फाई इक्वल टू के क्यू, और ये रहता है R2 माइनस का R1 बटे में R1 R2। तो जो R1 R2 है ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R है। तो इस R2 को भी R की फॉर्म में, इस R1 को भी R2 की फॉर्म में, सॉरी R1 को भी R1 की फॉर्म में, R2 को भी R1 की फॉर्म में लिखना होता है। तो मैं इस डायग्राम को फिर से बनाना चाहूँगा, एक बार देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास, अब और मैं इसको छोटा बना लेता हूँ, ये पॉइंट P था, ठीक है, और यहाँ से हम मिलकर बना रहे हैं इसको यहाँ तक, ये पॉइंट B था, और इसको हमने बनाया इस तरह से 90 डिग्री, और इसको मिलाएंगे, सॉरी ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट हमारे पास था, एक बार मैं देख लेता हूँ, ये पॉइंट था M, तो ये पॉइंट है M, ये पॉइंट है L, ये है A और ये है O। तो ये हमने डायग्राम बना लिया है। अब आप इसको समझेंगे। देखो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास R वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, R वैल्यू है। और इसके अलावा हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है ये वाली, ये R1 है, और ये वाली जो है वो R2 है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो R है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं। R का मतलब हुआ M से लेकर के P तक भी R है, O से लेकर P तक भी R है, और L से लेकर के P तक भी R है। यानी कि इन तीनों बिंदुओं से जो P की दूरी है वो सारी सारी R होगी। लेकिन R2 क्या है, A से लेकर P तक R2 है, और B से लेकर P तक R1। अब इसको चेंज कर लेंगे। तो मैंने बोला है कि R की जो वैल्यू है वो A से लेकर P तक है, यानी कि A से लेकर के और P तक की जो वैल्यू है वो R है। फिर M से लेकर के P तक की जो वैल्यू है वो भी R है, और L से P तक की वैल्यू भी जो है ये AP नहीं होगा, ये AP नहीं है, ये OP है। ये आप सही कर लेंगे। O से लेकर P तक की वैल्यू आपको R दिख रही है, M से लेकर P तक की वैल्यू R है, और L से लेकर P तक की। ये हमने जो रचना की थी, ये जो 90 डिग्री हमने डाला है, इस 90 डिग्री से पता लगता है कि ये तीनों वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, सेम आएंगी। तीनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। अब देखो, अब हमें R1 को लेना है सबसे पहले। तो B से P की जो दूरी है वो R1 है। तो R1 हमारे पास ये B से लेकर P तक, लेकिन हमें पता है कि M से लेकर के P तक की दूरी कितनी है। तो हम इसको तोड़ेंगे M से लेकर के P तक। मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, रुको, आपको फिर दिखेगा अच्छे से। देखो हम इसको तोड़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे P से लेकर के, और हम आ रहे हैं M तक, तो PM हो गया। फिर हमें वैल्यू तो किसकी निकाल दे रखी है, R1 की। इधर R1 है ना, तो R1 के बराबर कब होगा, जब इसमें से इसको हटा दें, किसको, B से M को। B से M को हमने घटा दिया, लेकिन B से M की जो वैल्यू है वो हमने निकाली थी D/2 और cos थीटा, और यहाँ से AL की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास D/2 और क्या रहती है, cos थीटा रहती है। या आप पिछली क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं। देखो ये रही BM की वैल्यू, ये रही, और AL की वैल्यू हमारे पास ये रही। ये क्या है, दोनों की दोनों D/2 cos थीटा और D/2 cos थीटा है। तो अब देखेंगे कि आप यहाँ पर हमारे पास PM की वैल्यू कितनी है। तो MP या PM की वैल्यू हमारे पास R है, तो इसकी जगह लिखेंगे आप R, ठीक है, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, R लिखेंगे। और BM की वैल्यू अपने पास ये है, इसको रख देंगे, माइनस है ही माइनस, तो R माइनस D/2 cos थीटा। इसी प्रकार हम निकालेंगे R2 के लिए। तो R2 कहाँ पर है, देखो R2 है A से लेकर के, और हमारे पास जो P तक की दूरी है वो है R2, और हम इसको लिख सकते हैं A से लेकर के L और L से लेकर के P। तो हमने लिखा A से लेकर L और L से लेकर के P लिखा है। AL की जो दूरी है, सॉरी L और P की जो दूरी है वो हमारे पास, L और P की जो दूरी है वो तो लिखेंगे R, और AL की जो दूरी है उसको लिखेंगे D/2 cos थीटा। इसको आप इक्वेशन दे देंगे। तो अपने पास इक्वेशन आ गई थी 5, तो इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 6, इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर जो R1 R2 का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे।
और समीकरण नंबर 1 कौन सी है अपने पास? समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, हम समीकरण में रखेंगे, हम समीकरण नंबर रखेंगे 3 के अंदर, क्योंकि अपने पास R1 R2 यहाँ पर है, तो अपन इसकी जगह समीकरण नंबर 3 कर लेंगे। तो यहाँ पर आप समीकरण नंबर 3 कर लेंगे और 3 में रख देंगे। 3 में रखेंगे तो देखो फाई इक्वल टू के, तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ। फाई इक्वल टू हमारे पास था के बाहर था और R2 माइनस का R1 और बटे में R1 R2 था। तो R2 की वैल्यू देखो आप कहाँ पर है, R2 की वैल्यू अपने पास ये रही समीकरण नंबर 7 में। तो R2 की वैल्यू जब अपन यहाँ पुट करेंगे तो ये रहेगा R प्लस d/2 cos थीटा, और फिर हमारे पास है माइनस का R1। तो R1 की वैल्यू आप समीकरण नंबर 6 में देख सकते हो, तो R1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d/2 cos थीटा। तो यहाँ से R से आपके पास R कैंसिल हो जाएगा और नीचे हम R माइनस d/2 cos थीटा और R प्लस d/2 cos थीटा लिख सकते हैं। और ये d/2 है तो ये d हो जाएगा, तो d cos थीटा लिख सकते हैं। और साथ में ये देखो नीचे क्या है, a माइनस b और a प्लस बी, तो आप इसको लिखोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। ऊपर तो आपके पास बचेगा d cos थीटा, आपके पास क्या बचेगा, d cos थीटा बचेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे फाई और ये के क्यू डी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब अपने पास देखो यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है, हमारे पास क्या आती है पोटेंशियल की वैल्यू, और इसको अपन समीकरण नंबर नेक्स्ट दे देंगे। यहाँ पर ये पहले की समीकरण दे रखी है, तो अपने पास 7 आ गई थी, इसको आप 8 कर देंगे, इसको आप हटा देंगे, इसकी जगह आप 8 लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 8 आ गया। अब इस सूत्र का प्रयोग कब करना है, जब d का मान r व इससे बड़ा है या इसका मान लगभग बराबर हो, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करके विद्युत विभव का प्रयोग या विद्युत विभव आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको r की वैल्यू बहुत बड़ी दे रखी है और d की वैल्यू बहुत छोटी दे रखी है, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसके अनुसार जो d की वैल्यू है वो हमारे पास बहुत कम होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए, लेकिन बिंदु जो है वो बहुत दूर मान लेते हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस ये है कि यहाँ पर अपने पास प्लस क्यू है, यहाँ पर अपने पास माइनस क्यू है और आपको बिंदु पी भी बिल्कुल पास दे रखा है। तो आप इस सिचुएशन में देखेंगे जो डी है और जो आर है वो लगभग बराबर है, उस कोटि के हैं। तो इस केस में तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और इस केस के लिए हम यहाँ पर नया फॉर्मूला बना रहे हैं। तो यहाँ पर आर ग्रेटर देन डी है, तो आप देखोगे आर स्क्वायर की तुलना में जो डी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर के सापेक्ष इसको नगण्य मान लेते हैं, तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे पूरे को, तो यहाँ पर नीचे बचेगा आर स्क्वायर। तो आपके पास रहेगा फाई इक्वल टू के क्यू डी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो रहेगा फाई के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्या है, पी हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण है जिसको अपन लिखते हैं क्यू इंटू डी। तो आपके पास यहाँ पर देख सकते हो क्यू डी है ये रहा, इस क्यू डी को आप क्या लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, पी आ जाएगा। तो पी क्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। अतः किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर और देख सकते हैं, ये हमारे पास दूरी रही, इसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है क्या, फाई। पी और आर के मध्य कोण थीटा है, मान लीजिए पी और आर के मध्य कोण थीटा है, तब क्या लिखेंगे, आप लिखोगे पी डॉट आर। तो पी डॉट आर का मतलब होता है पी आर कोस थीटा, तो आप पी आर कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, पी डॉट आर लिख सकते हो। तो आपके पास देखो पी है, आर नहीं है, तो आप आर वेक्टर ऊपर गुणा कर देंगे, आर वेक्टर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, आर वेक्टर गुणा करने का मतलब है, सॉरी आर को, वेक्टर को नहीं करेंगे, आर को गुणा कर देंगे। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि फाई इज इक्वल टू मिलेगा के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर बटे में आर कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा आर क्यूब, और ये रहेगा ये रहेगा पी कोस थीटा और आर। तो पी कोस थीटा आर को हम लिखेंगे पी डॉट आर, तो ये रहेगा पी आर के पी आर कोस थीटा और नीचे का जाएगा आर क्यूब। ऊपर वाली इस वैल्यू को अपन लिख सकते हैं क्या, ये पी डॉट आर, तो अपन लिखेंगे पी डॉट आर और नीचे रहेगा आर क्यूब, यानी कि दिख नहीं रहा आपको, मैं लिख देता हूँ फाई इज इक्वल टू मिलेगा आपको के एंड पी डॉट आर वेक्टर आ जाएगा और बटे में आर क्यूब, तो ये आपके पास विभव की वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ हम और भी जानते हैं, और वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि हमें पता है
हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, आपने यदि नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। मैंने ये न्यूमेरिकल का आपको सोल्व करवाया था, जिसके अंदर आपको टॉपिक मिल जाएगा ग्रेडेंट वाले जब क्वेश्चन करवाए थे आपको, मैंने तब ये करवाया था, ठीक है ना। तो ग्रेडेंट 1/r की जो वैल्यू होती है वो होती है r वेक्टर माइनस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास देखो जो अभी फाई आया है वो आया फाई इज इक्वल टू के एंड पी डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू के और पी डॉट में आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। एक माइनस बाहर लिख दीजिए, एक माइनस यहाँ लगा दीजिए। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो ग्रेडेंट। तो आप लिखोगे माइनस तो बाहर रहेगा के पी, और यहाँ पर आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपने लिखा ग्रेडेंट 1/r इस समीकरण के द्वारा। तो आपके पास विभव की एक वैल्यू और आ जाती है। यदि आपको ग्रेडेंट ऑफ 1/r दे रखा है या r ही दे रखा है तो आप ग्रेडेंट से भी आप निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास दो केस होते हैं जो आपने पहले भी 11वीं और 12वीं के अंदर पढ़े थे। एक निरक्षीय स्थिति होती है और एक अक्षीय स्थिति हमारे पास होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री हो। ये हमारे पास केस फर्स्ट है। यदि हमारे पास, इसको आप केस फर्स्ट लिख लेंगे, ये केस फर्स्ट है। यदि हमारे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो कोस थीटा का मान कितना देगा, 0। तो 0 लिखेंगे तो कोस थीटा का मान 0 लिखेंगे तो आप लिखोगे, देखो फाई का मान होता है अपने पास के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये थीटा 0 हो जाएगा तो इसलिए बात है फाई भी 0 हो जाएगा, तो आप फाई को 0 कर लेंगे। और ये न्यूनतम मान है फाई, 0 से कम तो नहीं हो सकता है क्योंकि कोस थीटा का मान माइनस में तो आएगा नहीं। तो अब देखिए, अर्थात द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थिति बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान क्या रहता है, 0 होता है। निरक्षीय स्थिति कहाँ मिलेगी आपको, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु पर हमारे पास जो विभव का मान मिलेगा कितना मिलेगा, 0, यदि ये दूरी और ये दूरी बराबर हो, चाहे ये कुछ भी हो। केस सेकंड की बात करेंगे तो अपने पास देखिए केस सेकंड, ये यहाँ लिखेंगे केस सेकंड, ये जगह छोड़ रखिए। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और कोस 0 का मान जब आप इसमें 1 लिखोगे तो ये कोस हट जाएगा और आपके पास मिलेगा फाई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर सॉरी, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर आपको मिल जाएगा। और ये हमारे पास विभव का क्या है, अधिकतम मान। ये विभव का क्या है, अधिकतम मान है। और ये मान अर्थात द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान क्या रहता है, अधिकतम रहता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं, देखो कि एक केस हमारे पास, मैं डायग्राम से आपको और समझा देता हूँ। केस फर्स्ट के अंदर हमने लिखा था, ये धन्यवाद बीच में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केस फर्स्ट में हमने लिखा था कि हमारे पास ये और ये दो आवेश हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो इसकी इस स्थिति की, निरक्षीय स्थिति की बात करें तो यहाँ पर देखो, इसके मध्य बिंदु से बात करेंगे तो ये थीटा है ना, ये थीटा, ये 90 डिग्री है। और अपन जो ले रहे हैं उसमें अपन ऐसे ले रहे हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और ये एंगल कितना है, थीटा। यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू था और यहाँ पर हमारे पास माइनस क्यू है। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा यानी कि बिंदु P यहाँ पर आ जाएगा, तो इस बिंदु पर हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। पोटेंशियल वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। और केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड में हमें दे रखा है थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि ये माइनस क्यू है, ये हमारे पास प्लस क्यू है और ये हमारे पास इनको मिलाने वाली बीच की दूरी d है, ये भी d है, यहाँ पर भी आप d मान सकते हैं। तो d/2 इधर लेते हैं और d/2 दूरी इधर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके निरक्षीय स्थिति पर कोई भी बिंदु r है, लेकिन इसके सेंटर से, ये दूरी कहाँ पर है, इसके सेंटर से r दूरी पर है, ये बिंदु P है। और आप इस केस के लिए लेंगे तो इस केस के लिए आप ऐसा ले सकते हैं कि ये हमारे पास बिंदु, सॉरी एक्स एक्सेस हो गया, पहले बिंदु P यहाँ पर था, पहले बिंदु P यहाँ पर था और यहाँ पर हमारे पास थीटा था, ये हमारे पास प्लस क्यू है और ये हमारे पास माइनस क्यू है। तो अब की बार हम बिंदु कहाँ लेंगे, थीटा बराबर 0। 0 का मतलब है कि ये पॉइंट खिसक करके और यहाँ मान लेते हैं P, तो इसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। और यहाँ पर जो हमारे पास फाई का मान मिलेगा वो रहेगा के पी अपॉन में आर क्यूब, जो कि क्या है, मैक्सिमम।
और यहाँ पर हमारे पास फाई का जो मान मिल रहा है वो 0, तो ये मान क्या है, मिनिमम, ये ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।